हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को पाठ 5 का एसएस का पढ़ाने जा रही हूँ, जो आगे का। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सुभाष बाबू के उदात्त विचारों का, उदात्त यानी श्रेष्ठ, महान विचारों का गांधी जी के विचारों के साथ विशेष यानी खास मेल नहीं बैठने के कारण उनका गांधी जी के साथ मतभेद यानी विचार न मिलने से उन्हें कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक दल की स्थापना की और अविरत सभाएं संबोधित करने, देश में प्रवास यानी भ्रमण करने, ब्रिटिशरों के विरुद्ध जनमत जागृत करने के आशय से वह जगह जगह प्रवास किया। अंत में हिंद सुरक्षा धारा के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार करके कारावास में बंद कर दिया गया। कह रहे हैं कि जब ये पढ़कर विदेश से आए थे तो सबको ये लगा कि बंगाली लड़का अंग्रेज़ों का वफादार सेवक बनेगा, लेकिन ये ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किए। तो उसने बताया कि सुभाष चंद्र जो थे वो बहुत ही उदात्त यानी श्रेष्ठ, महान विचारों के थे और इनका विचार और गांधी जी के विचार में कोई विशेष मेल नहीं था, उनके विचार मिलते नहीं थे। इसी कारण से गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण, जैसे उनका अलग अलग विचार होने से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक दल की स्थापना की और अविरत यानी लगातार सभाएं इन्होंने किया, संबोधित किया सभाओं को। देश में जगह जगह ये घूमे, प्रवास किए और ब्रिटिशरों यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को जनमत यानी लोगों को जागृत यानी जगाने जैसे कार्य से जगह जगह ये प्रवास किए, घूमे और अंत में हिंद सुरक्षा धारा के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। आगे ईस्वी सन 1940 कारावास में एक राजनैतिक कैदी के रूप में उनके साथ अनुचित यानी बुरा व्यवहार होने से उन्होंने आमरण उपवास किया। उनकी तबीयत खराब होने से उन्हें उनके निवास स्थान यानी जहाँ पर वो रहते थे, उनका घर था, वहाँ से पर ही उन्हें नज़रबंद रखा गया। परंतु वे पठान का वेश यानी रूप बदल कर कोलकाता से पेशावर, काबुल, ईरान, रूस होकर बर्लिन, जर्मनी पहुँचे। 28 मार्च 1942 जर्मनी में भारतीयों ने उनका हार्दिक यानी बहुत ही स्वागत यानी अभिनंदन के साथ भारत की आज़ादी के विषय में चर्चा की। 29 मई 1941 उन्होंने पहले रोम और पेरिस में स्वतंत्र भारत से संबंधित सैनिक दल यानी समूह की स्थापना किया, जिसमें 3000 भारतीयों की भर्ती की। भारत में से भागकर जापान में बसे हुए भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने सभी मंडलों को जोड़ने वाली एक संस्था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक केंद्रीय संस्था स्थापित किया। ईस्वी सन 1940 में कारावास में जब इनको जेल में डाल दिया गया एक राजनीतिक कैदी के रूप में, तो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होने पर उन्होंने आमरण यानी मरते दम तक उपवास किया। ऐसा आमरण किया उन्होंने। उनकी तबीयत इससे खराब होने से उन्हें उनके निवास स्थान पर ही नज़रबंद रखा गया, कहीं आने जाने की यानी अनुमति नहीं थी। परंतु वे पठान का रूप बदलकर कोलकाता से पेशावर, काबुल, ईरान, रूस होते हुए बर्लिन, जर्मनी पहुँचे। 28 मार्च 1942 जर्मनी में भारतीयों ने उनका बहुत ही स्वागत किया, अभिनंदन किया और उसके साथ भारत की आज़ादी के विषय में वहाँ पर लोगों ने बातें की, चर्चा की। 29 मई 1941 उन्होंने पहले रोम और पेरिस में स्वतंत्र भारत से संबंधित सैनिक दल की स्थापना की। सैनिकों की एक टोली बनाई जिसमें 30,000 भारतीयों को जमा किया, भर्ती किया। भारत में से भागकर जापान में बसे हुए जो भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने सभी मंडलों को जोड़कर एक संस्था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक केंद्र की स्थापना किया। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज तैयार करने का निर्णय यानी फैसला लिया, जिसमें विश्व में अलग अलग देशों में बसने वाले भारतीयों जैसे कि मालया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान, ब्रह्मदेश, म्यांमार आदि स्थानों से
100 प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिसमें जापान के हाथ में युद्ध कैदी के रूप में पकड़े गए कैप्टन मोहन सिंह इस परिषद में उपस्थित हुए, जिसमें रास बिहारी बोस चुने गए। कह रहे कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज तैयार करने का फैसला किया, जिसमें विश्व में अलग अलग देशों में बसने वाले भारतीय जैसे कि मलाया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान, ब्रह्मदेश, म्यांमार आदि स्थानों से 100 प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जो भारतीय अलग अलग देशों में निवास करते थे। वहाँ से 100 प्रतिनिधि आए, जिसमें से जापान के हाथ में युद्ध कैदी के रूप में पकड़े गए कैप्टन मोहन सिंह इस परिषद में उपस्थित थे, वो भी थे आए। उस सभी लोगों में से रास बिहारी को चुना गया। आगे पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। अंग्रेजों की कठोर सुरक्षा को भेद कर यानी तोड़कर सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन द्वारा बर्लिन से चालाकी पूर्वक जापान पहुँचे 1943 में। यह एक जोरदार साहस यानी हिम्मत था। यहाँ रास बिहारी बोस ने हिंद मुक्ति की इस फौज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सर्वोच्च यानी श्रेष्ठ नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को संभालने का आमंत्रण यानी न्योता दिया। यह निश्चित किया गया कि यह फौज मात्र यानी केवल भारतीय सैनिकों और भारतीय अधिकारियों को ही होगी और भारत की मुक्ति के लिए यानी आज़ादी की लड़ाई के लिए ही लड़ेगी। उसमें जापान और आग्नेय एशिया के भारतीयों की मदद मिली। जापान के प्रधानमंत्री टोजो के साथ मुलाकात हुई। उसमें भारत के पूर्ण स्वराज्य के लिए सभी प्रकार की सहायता करने का निश्चय किया। जापानी नेता भारत के जैसे जैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे काम चलाओ यानी अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का वह गठन यानी निर्माण करके वहाँ की व्यवस्था उसे सौंपेगी और जापान उसे मान्यता भी यानी मंजूरी भी देगा। कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों की कठोर सुरक्षा को तोड़कर जो बहुत मजबूत सुरक्षा था उसको तोड़कर सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन द्वारा बर्लिन से बहुत चालाकी के साथ जापान पहुँचे 1943 में और यह एक बहुत ही जोरदार साहस उनकी हिम्मत था। वहाँ रास बिहारी बोस ने हिंद मुक्ति की इस फौज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सर्वोच्च यानी श्रेष्ठ नेतृत्व यानी संचालन का सुभाष चंद्र बोस को संभालने का न्योता दिया और यह निश्चित किया गया कि यह फौज मात्र भारतीय सैनिक और भारतीय अधिकारियों की होगी और भारत को आज़ादी के लिए ये लड़ेगी। उसमें जापान और आग्नेय एशिया के भारतीयों की मदद भी मिली इन लोगों को। जापान के प्रधानमंत्री टोजो के साथ इन्होंने मुलाकात किया या मिले। उसने भारत के पूर्ण स्वराज के लिए सभी प्रकार की मदद करने का निश्चय किया। जापान ने जापानी सेना भारत के जैसे जैसे आगे बढ़ती थी वैसे वैसे काम चलाओ सरकार का वहाँ निर्माण करके वहाँ की व्यवस्था उसे सौंपेगी और जापान उसे मान्यता यानी मंजूरी भी देगा। आगे पढ़ेंगे। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र जापान से सिंगापुर गए और वहां सर्वसम्मति यानी सबके सहमति से 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया नियुक्त किया गया। साथ साथ रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान पद से स्वेच्छापूर्वक यानी अपनी स्वेच्छा से निवृत्त यानी छोड़कर उसे पर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के प्रधान के रूप में नियुक्त की। वहां बसने वाले भारतीयों को अपनी मातृभूमि यानी अपने देश को मुक्त अर्थात आज़ाद कराने के लिए योग्य और समर्थ नेता मिला। तब से सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नेताजी का प्यारा नाम दिया। नेताजी ने सैनिकों को चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा दिया। अपने कुशल मार्गदर्शन और समयांतर यानी कुछ समय के अंतर में सरकार की रचना की। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की यात्रा करके वहाँ के भारतीयों से मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्हें सर्वस्व यानी सब कुछ
भारत के आज़ादी के लिए बलिदान देने की मांग की। करें 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र जापान से सिंगापुर गए और वहाँ सबके सहमति से 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। साथ साथ रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान पद को अपनी इच्छा से छोड़कर उसे लेकर सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के प्रधान के रूप में उनको नियुक्त किया और वहाँ जो बसने वाले भारतीय को अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने यानी आज़ाद कराने के लिए एक योग्य और सही कुशल नेता मिला। तब से सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नेताजी का नाम उन्हें दिया, वहीं से उन्हें नेताजी का नाम दिया गया था। नेताजी ने सैनिकों को नारा दिया, चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी तुम मुझे अपना बलिदान दोगे देश को आज़ाद कराने के लिए तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देश मेरा आज़ाद हो जाएगा। और जय हिंद का नारा दिया। अपने कुशल यानी समर्थ मार्गदर्शन द्वारा कुछ समय के अंतर में उन्होंने सरकार का निर्माण किया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की यात्रा करके वहाँ के भारतीयों से मातृभूमि यानी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्हें अपना सब कुछ देश पर बलिदान करने की मांग नेताजी ने किया। आगे पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा काम चलाओ सरकार की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने काम चलाओ सरकार की रचना की। काम चलाओ यानी अस्थायी, जिसमें वे प्रधानमंत्री और सेना के सर्वोच्च यानी सर्वश्रेष्ठ सेनापति बने। भारत की इस काम चलाओ सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, बर्मा आदि देशों ने मान्यता यानी मंजूरी दी। इस सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा ध्वज स्वीकार किया। आय के लिए जापान की सहायता, शैक्षिक अनुदान, अपनी इच्छा से दान देना, संपत्ति कर लगाना, जितने संपत्ति उस पर टैक्स लगाना निश्चित किया। नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार टापुओं की मुलाकात की, यानी वहाँ गए और वहाँ जाकर इन टापुओं को क्रमशः शहीद और स्वराज्य नाम दिया। वहाँ जाकर उन्होंने इन टापुओं को शहीद और स्वराज्य का नाम दिया। कह रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व यानी संचालन संभालने के लिए उसकी देखभाल करने के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने काम चलाया यानी अस्थायी सरकार की रचना की निर्माण किया, जिसमें प्रधानमंत्री और सेना के सर्वोच्च सेनापति बने सुभाष चंद्र बोस जी। और भारत की इस काम चलाओ सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, बर्मा आदि दूसरे देशों ने भी मान्यता प्रदान की सरकार को। और इस सरकार ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा ध्वज को स्वीकार किया माना। और आय के रूप में जो खर्चे लग रहे थे देश को आज़ादी के लिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो जापान उसकी सहायता कर रहा था। और अपनी स्वेच्छा से दान देना, जिसकी जो संपत्ति हो उस पर कर लगाना निश्चित किया गया। और नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार टापुओं पर गए और उन टापुओं को शहीद स्वराज्य का नाम दिया। आगे अंतिम दौर और सुभाष चंद्र बाबू का बलिदान। करें देश को आज़ाद कराने का अंतिम लड़ाई चल रहा था और सुभाष चंद्र बाबू ने कैसा बलिदान दिया, त्याग किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। मई 1944 में नेताजी के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने रंगून, प्रोम, कोहिमा जो वर्तमान नागालैंड की राजधानी है आदि प्रदेश अधिकार में ले लिया। उसके उपरांत यानी बाद में इम्फाल वर्तमान में मणिपुर की राजधानी है उसको भी जीत लिया। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के इस समय में ब्रिटेन की ओर से अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा और जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम डालने से जापान ने शरणागत स्वीकार की यानी हार मान लिया, जिससे नेताजी को जापान की ओर से मिलने वाली सहायता मदद बंद हो गई। तदुपरांत यानी उसके बाद ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों की आज़ाद हिंद फौज पर की गई बमबारी के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई थी। नेताजी ऐसी कठिन परिस्थिति में विमान द्वारा
बैंकॉक, साइगोन, फॉर्मोसा द्वीप के ताइपेई विमान केंद्र पर पहुंचे, परंतु विमान में अचानक आग लगने से 18 अगस्त 1945 में हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू का अवसान यानी मृत्यु विमान दुर्घटना में होने के बारे में आज भी एक अनसुलझा यानी कोई सही जानकारी नहीं मिल पाने के कारण आज भी ये रहस्य यानी राज बना हुआ है। कह रहे हैं कि मई 1944 में नेताजी के संचालन में सेना की छोटी टुकड़ी रंगून प्रोम कोहिमा, जो वर्तमान में नागालैंड की राजधानी है, और अनेक ऐसे प्रदेशों को अधिकार में ले लिए, और इसके बाद इम्फाल, जो अभी के समय में मणिपुर की राजधानी है, उसको भी जीत लिया इन्होंने। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस समय ब्रिटेन की ओर से अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम गिराने से जापान ने हार स्वीकार की, जिससे नेताजी को जो जापान की ओर से सहायता मिल रही थी वो बंद हो गई। और उसके बाद ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों की आज़ाद हिंद फौज पर बमबारी के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई। नेताजी ने ऐसे मुश्किल समय में विमान द्वारा बैंकॉक, साइगोन, फॉर्मोसा द्वीप के ताइपेई विमान केंद्र पर पहुंचे, परंतु विमान में अचानक आग लगने से 18 अगस्त 1945 में हॉस्पिटल में चिकित्सा यानी उनके इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू का अवसान यानी उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में होने के बारे में आज भी एक पहेली बनी हुई है। लोग सही जानकारी नहीं देते हैं, जिसके कारण से ये एक रहस्य बना हुआ कि उनकी मृत्यु हुई कैसी। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन। भारत हिंद फौज के पकड़े गए सेनापतियों का राजद्रोह यानी बगावत विद्रोह का केस चलाया गया। भूला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू फौज की ओर से केस लड़े, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन सेनापतियों को सजा की, जिसका प्रचंड यानी उग्र लोक विरोध होने से लोगों चारों ओर विरोध होने लगा, उसको वापस लेना पड़ा। और इस घटना से और मुंबई के नौका विद्रोह 1946 के कारण अंग्रेजों ने भारत को स्वराज देने की चर्चा शुरू की। कह रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए सेनापतियों पर राजद्रोह यानी बगावत का केस चलाया गया। भूला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू फौज की ओर से केस लड़े, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन सेनापतियों को सजा दंड दिया, जिसके खिलाफ उग्र विरोध होने से वापस उन्हें ये सजा लेना पड़ा। और इस घटना से और मुंबई के नौका विद्रोह 1946 के कारण अंग्रेजों ने भारत को स्वराज देने की चर्चा शुरू की। आगे पढ़ें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रचित सरकार को भारत की समस्त यानी पूरी सत्ता यानी शासन सौंपकर जून 1948 तक विदा होगी। कह रहे हैं कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री एटली थे उन्होंने ऐलान किया कि 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रचित सरकार को भारत की पूरी यानी समस्त सत्ता यानी शासन सौंपकर जून 1948 तक यहाँ से भारत से चली जाएगी। आगे पढ़ते हैं। इसी दौरान भारत का वाइसराय के रूप में बेवल की जगह माउंटबेटन की नियुक्ति हुई। उस समय भारत में हुए दंगों के कारण देश में स्थिति अत्यंत यानी बहुत ही बुरी थी, करुण यानी दयनीय थी, बुरी थी। संविधान सभा की रचना के लिए जुलाई 1946 के चुनाव में कांग्रेस को 210 में से 201 और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें मिली। परिणाम स्वरूप लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रबल यानी प्रचंड मांग की और सरकार पर दबाव लाने के लिए 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया, जिससे पूरे भारत
में कौमी दंगे होने लगे। कौमी यानी धर्म के नाम पर। यह देखकर सरदार पटेल, नेहरू सहित कांग्रेस के नेताओं को लगा कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अतिरिक्त यानी अलावा अन्य कोई विकल्प यानी रास्ता नहीं। मुस्लिम लीग और जिन्ना की हठाग्रह यानी जिद पर थे कि नहीं, हमें बंटवारा चाहिए ही। ऐसे आग्रह पर 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार हुआ। लीग ने 31 जनवरी 1947 पाकिस्तान प्राप्ति के लिए उग्र यानी प्रचंड कार्यक्रम का आग्रह के कारण भारत विभाजन स्वीकार करने की परिस्थिति यानी माहौल वातावरण पैदा हुई। इन सहयोगों में माउंटबेटन ने नेहरू और सरदार को समझाया कि अनेक स्वायत्त यानी स्वाधीन और विरोधी इकाई वाले निर्बल केंद्र सरकार की अपेक्षा केंद्र के अधीन ऐसे प्रशासनिक इकाइयों के साथ सुदृढ़ यानी मजबूत केंद्र सरकार वाला भारत अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा। नेताओं को यह तर्क यानी विचार उचित सही लगा। उन्होंने नेहरू और सरदार गांधी जी के साथ परामर्श यानी सलाह किया। गांधी जी ने विवश यानी लाचार होकर भारत के विभाजन को भारी मन से यानी उदासी के साथ स्वीकार किया। कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने जब ये कहा कि हम लोग 1948 तक यहाँ से समस्त शासन भारत को सौंप कर चले जाएंगे, तो उसी समय भारत का वाइसराय के रूप में बेबल की जगह माउंटबेटन की नियुक्ति हुई। उस समय भारत में हुए दंगे के कारण भारत देश की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। संविधान सभा की रचना के लिए जुलाई 1946 के चुनाव में कांग्रेस को 210 में से 201 और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें मिली, जिसका यह परिणाम हुआ कि लीग ने पाकिस्तान को यानी अलग करने के लिए भारत से प्रबल प्रचंड मांग की और सरकार पर दबाव लाने के लिए 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया, जिससे पूरे भारत में जात धर्म को लेकर दंगे फसाद होने लगे, जगह जगह काट मार होने लगा, मार काट। यह देखकर सरदार पटेल, नेहरू सहित कांग्रेस के नेताओं को लगा कि पाकिस्तान की मांग को मान लेना चाहिए और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे वो हट पर थे, जिद पर थे कि नहीं, पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया जाए, अलग देश बना दिया जाए। तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार हुआ। उन्होंने उसको नहीं माना। लीग ने 31 जनवरी 1947 पाकिस्तान प्राप्ति के लिए पाकिस्तान को अलग करने के लिए बहुत ही प्रचंड उग्र कार्यक्रम का आग्रह करने के कारण भारत विभाजन स्वीकार करने की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी परिस्थितियों में माउंटबेटन ने नेहरू और सरदार को बताया कि अनेक जो राज्य हैं वो स्वाधीन यानी स्वतंत्र होना चाहते हैं और कितने विरोधी इकाई वाले हैं, तो ऐसे लोगों को लेकर एक कमज़ोर केंद्र सरकार बनाने की अपेक्षा तुलना में ऐसे केंद्र सरकार की स्थापना कीजिए जो आपके देश के अधीन हो, केंद्र सरकार के अधीन हो। ऐसे सरकार वाले भारत अधिक शांति प्रिय प्राप्त कर सकेगा। और नेताओं को उनका बेटन का बात बहुत अच्छा लगा, उचित लगा और उन्होंने नेहरू और सरदार गांधी जी के साथ परामर्श यानी सलाह किया। गांधी जी ने लाचार होकर भारत के विभाजन यानी बंटवारे को बहुत उदासी मन के साथ स्वीकार किया यानी मंजूर किया। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का जो बाकी है मैं दूसरे दिन पढ़ाऊंगी, तीसरे पार्ट में। इसको जो पढ़ाया गया इसको अच्छे से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।